तो मिशन पूर्वांचल की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है, लेकिन क्या इस बार रहा होगी आसान? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक। डॉक्टर उपाध्याय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, सुभाषपा। आप देख सकते हैं पीला गमछा इनकी पहचान है, इनकी पार्टी के अध्यक्ष बोलते हैं। और अशोक तिवारी जी हमारे साथ आ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत, उपाध्याय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आप ही के साथ करना चाहूंगा। ठीक है सर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूर्वांचल में खूब रंग जमाने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ एक मंच पर, और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जय और वीरू की जोड़ी है। ठीक। और अब तो राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद गुड बाय बीजेपी, टाटा बाय बाय नरेंद्र मोदी, मंच से कह रहे हैं। और हालात ये हो गए कि गर्मी में पानी की बोतल भी सर पे डाल लिया। तो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, सियासी टेम्परेचर भी। ये पूर्वांचल में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आप में? तिलक जी आपको नमस्कार, और अपने सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार उनको भी। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं गर्मी तो बहुत है, राजनीतिक गर्मी भी अंतिम चरण में आते आते, जैसे कि हमारे गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा, 7वें आसमान पर हमारे जनता का गुस्सा चला जाएगा। 6ठे चरण तक तो छठी का दूध याद करा दिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को। उसकी गर्मी के एक परिणाम हम आपको बता सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंध अच्छे हैं, विरोधियों से। आपको ऐसी भाषा उनकी बहुत कम सुनने को मिलती होगी। तो आपको नहीं मालूम उनके संबंध सभी राजनीतिक पार्टियों से अच्छे हैं? कहाँ, वो तो ऐसी भाषा बोलते हैं भैया तिलक जी, किसी को जो है कभी कह देते हैं मुजरा सुनाने के लिए। आप तो देख ही रहे हैं, क्या ये राजनीतिक चुनाव मुजरा सुनाने का मंच है? हो सकता है उनकी जो अंदर की भावनाएं रही हो वो उभर कर चली आई हो, और जनता इस पर रिएक्ट बहुत कर रही है कि प्रधानमंत्री जी हमारे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। और जो भी बीजेपी दावा कर रही है इस बार जो है बनारस से एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाएगी देश के प्रधानमंत्री। अभी मैं कह रहा हूँ बनारस इतिहास रचने जा रहा है तिलक जी। आज आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की सभा थी बनारस में, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं। अपार भीड़ किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, जो आशा भरी निगाहों से गठबंधन को देख रही है। और हम आपको बता दें जी, साहब उपाध्याय जी कह रहे हैं 4 जून के बाद गुड बाय टाटा बाय बाय बीजेपी। अरे चावला जी एक मिनट हमको दे दीजिए। और कह रहे हैं ये भीड़ आ रही है वो संकेत है, और आप यहाँ दावा कर रहे हो वाराणसी में इतिहास रच देंगे। अरे चावला जी एक मिनट, वहाँ गठबंधन, वहाँ पर रैली में दर्शक एक बात से बहुत आपस में बातचीत कर रहे थे। अभी जो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट ने सेना के जो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे जी का, उनका दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया है, उन्होंने और दर्शक आपस में बात करते हुए सुने गए कि बताइए सेना में भी अब सिफारिश चल रही है और खुश करने की बात चल रही है। अभी तक तो प्रशासनिक नौकरियों में चल रही थी, अपने लोगों को खुश करने के लिए अग्निवीर की जो योजना लाई वो सेना की योजना नहीं। एक मिनट आते हैं ना, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं। एक मिनट मुद्दा अच्छा उठाया आपने, लेकिन प्रमुख साहब पहले जवाब दे दे। प्रमुख साहब आप कह रहे 2014 छोड़िए, 19 छोड़िए, 24 में देखिए करिश्मा दोहराएंगे। वो ये दावा कर रहे हैं गुड बाय टाटा बाय बाय 4 जून। इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। देखिए तिलक सर, राहुल गांधी जी की जो बात है कभी उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ईश्वर ने ऐसा आशीर्वाद उनको दे रखा कि उनकी वाणी से ही शुरुआत होती है। और वो टाटा बाय बाय जो है हमेशा से 2014 के बाद अपने लिए बोलते आए हैं। उनको भस्मासुर वाला आशीर्वाद जो है वो प्राप्त है, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि ये आशीर्वाद जो है कम से कम भस्मासुर को जब मिला था तो भगवान शंकर के पीछे लगे थे, भगवान विष्णु के पीछे लगे थे, बहुत भगे थे। और ये राहुल गांधी तो शुरू में ही अपने ऊपर रख रहे हैं, भाई पहले प्रयास तो करो, थोड़ा करो जब आपको मिलना है। तो सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये कहता हूँ तिलक सर
कि हमारा मिशन लगभग पूरा हो गया और 400 का काम भी पूरा हो गया। 4 सीट की बात है, पूरा ओवर बाकी बचा हुआ है, बैट्समैनों की लंबी लाइन है। प्रमुख साहब का प्लीज ऑडियो बढ़ा दीजिए। और मेरी आवाज नहीं मिल रही आपको? नहीं प्रमुख साहब, अपनी बात रखिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि बैट्समैनों की लंबी लाइन है, ओवर पूरा बचा हुआ है, मैच क्लियर कर लिया। 404 की बात मैं अलग से करता हूँ, 404 तक हमें चाहिए ना, हमें 30 की बात कर रहे ना हम 40 की बात कर रहे। कुछ संवैधानिक बात है, 4 जून में वो खोल भी देंगे, बता देंगे आपको कि 404 की बात हम क्यों कर रहे थे। नहीं, ये पूर्वांचल वाली कहानी पढ़ाइए ना, पूर्वांचल पे हासिल कर लिया और अब हमें ज्यादा नाराज होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। गला फाड़ना, चिल्लाना, ये सब काम जो है वो मैच में हमने कर दिया। एक तरफा चुनाव रहा है, जनता जनार्दन का, देश की पूरी जनता का। आज नहीं, जब आप कह रहे हो कि आप धन्यवाद चुनाव करता हूं जीत चुके हो, 4 दिन से एक मिनट प्रमुख साहब, आप एक तरफ कह रहे हो कि आप चुनाव जीत चुके हो, फिर गर्मी में इतना पसीना क्यों बहा रहे हो? देखिए, ये हमारा काम है तिलक सर। क्रिकेट का एक नियम है कि कोई सी टीम जीत रही हो, लेकिन मैच पूरा होने तक हर बल्लेबाज जो है या फील्डर पूरी ताकत लगाता है। हाँ। भाई हार जो है, जीत जो है वो बड़े सम्मान के लिए, और जो हारते हैं वो कहते हैं कि कम रन से हो। तो ये 2020 का मैच है तिलक सर, इसमें मतलब मान रहे हो ना कि 2020 का मैच है, कहीं भी करवट बैठ सकता है? नहीं, क्लियर कर चुके हैं, जितना स्कोर था पूरा कर दिया ना। नहीं, आप तो ये खुद ही मान रहे हो कि ये मैच 2020 का है। वो तो खत्म हो गया। नहीं प्रमुख साहब, अभी तो आप खुद ही तो कह रहे हो ये 2020 का मैच है। नहीं, कहने में क्या दिक्कत है? 2020 जीत रहे हैं भाई, एक तरफा जीते हैं इलेक्शन। अच्छा, 2020 एक तरफा जीत रहा है इसको, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, विश्वास साहब। ये आखिरी ओवर चल रहे हैं, ये आखिरी ओवर चल रहे हैं मैच का। आप ही की भाषा में बोलूं, खत्म हो गया। ये तो लोगों के लिए अब जो चीज बची है, जैसे कहते हैं कि मैच की बात कर रहे हो आप, हाँ। आनंद लेने वाली बात है और इसमें लेना चाहिए जनता जनार्दन। तो सर, जब मैच खत्म हो गया है तो आराम से पवेलियन में बैठिए, क्यों पसीना बहा रहे हो? देखिए, पसीना बहाना, पसीने के तो परिणाम है कि आज हम जो है 400 को पार कर रहे हैं। अच्छा, 400 पार कर रहे हैं। उपाध्याय जी, भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि हम जो है 300 पार कर चुके हैं, और प्रमुख साहब कह रहे हैं हम 400 पार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखिए 2020 एक तरफा हो रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए। तिलक जी, हम देखिए उनकी तरह जो है अतिशयोक्ति वाली बात नहीं करती, आप भी समझ रहे हैं। और 4 जून को आप खुद देखिएगा, अगर समय रहेगा, अगर आप बुलाएंगे तो हम आएंगे आपके चैनल पर। नहीं, मेरा खुला नहीं, मैंने कहा है अपने सहयोगियों से कि खुला दरबार रखिए। खुला दरबार मतलब, और खास तौर पे विपक्ष के नेताओं के लिए। आप भी आमंत्रित, तिवारी जी भी आमंत्रित, आप भी हमारे मित्र, ये भी हमारे मित्र, और भार्गव जी हमारे मित्र। हमारे बड़े भाई 4 तारीख स्विच ऑन ऑफ होना चाहिए किसी का, और हमने कहा है कि बैटरी चार्ज करके रखिएगा सब लोग। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। और प्रमुख जी भी रहेंगे ना, प्रमुख जी 400 की जो बात कर रहे हैं, देखो भाई, हम तो पूरे गठबंधन की 300 के ऊपर की सीट बात कर रहे हैं, और हम अतिशयोक्ति वाली बात, बहुत उड़ने वाली बात नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री जी आज अंतिम चरण के चुनाव में एकदम हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और उनकी बारी में से ये पता चल रहा है। तिलक जी, आज बनारस में आज चुनाव लड़े, यहाँ की जनता ठगा महसूस कर रही है। जो प्रमुख जी भैया भस्मासुर की बात कर रहे थे। उपाध्याय जी, एक मिनट, आपकी बात आ गई, मैंने लॉक कर ली। 4 तारीख को ही बात होगी। अब ऊपर वाले ने चाहा तो 4 तारीख को मुलाकात होगी एक बार फिर से। आपकी बात मैंने नोट कर ली। भार्गव जी, फिर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। भार्गव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और भार्गव जी उस पार्टी से आते हैं पूर्वांचल की सियासत में बहुत ज्यादा कम नहीं तो बहुत ज्यादा वाला मसला भी है। हम किसी से कम नहीं, वो छोटा रिचार्ज टाइप का मामला है, और वो कह सकते हैं कि बड़ा धमाका। भार्गव जी, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और आप प्रमुख साहब की पार्टी का नेचर तो जानते ही है ना। मंत्रालय लेने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा कि नहीं? अब यहां पे साबित नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं भार्गव जी? क्या लग रहा है आपको पूर्वांचल में? भाई, गठबंधन में दम कहां है? किसके? अब गठबंधन में दम
अच्छा, मुझे लगा कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो बोली से ही पता चल जा रहा है। पहला चुनाव पंचायत का चुनाव का। भार्गव भाई फोन पास ले आइए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। क्या बात है? मेरी आवाज आ रही है? सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, फोन पास ले आइए। नहीं, लीड लगा रहा हूँ। नहीं, हताश नहीं है। भार्गव जी जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर वहां वो रुकते नहीं है। भार्गव जी को प्लीज जल्दी से। कितना वो बोलिए, लेकिन परिणाम से आदमी का संभावना जब जो होती है निराशाजनक। मैं आपको एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूं उपाध्याय जी, इनको ज्यादा एग्रेसिव मत करिए, ना तो प्रमुख साहब को ना भार्गव जी को। मैं रोक नहीं पाऊंगा, आपको सलाह दे रहा हूं, अभी सुन लीजिए आप। भार्गव जी प्लीज जल्दी से। भार्गव जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दोबारा से कनेक्ट करिए। तिवारी जी मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, जब तक भार्गव जी जुड़े, ये पूर्वांचल की लड़ाई आपको कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, पूर्वांचल की लड़ाई बहुत स्पष्ट है। 6 चरण का चुनाव हो चुका है। हाँ, और 6 चरण का चुनाव कितना मजेदार हुआ है। हाँ, पूरा देश की जनता ने भी आनंद लिया है, और मीडिया हाउस सबसे ज्यादा जो है अपना पैतरा बदला है। मीडिया हाउस भी समझ गया है मोदी जी के बयानों से, योगी जी के बयानों से, अमित शाह के बयानों से, ये सारे जगत में हल्ला हो गया है। मीडिया हाउस भी इससे दूर नहीं है। तिवारी जी आज चर्चा पूर्वांचल पर, आज मीडिया पर चर्चा नहीं है, उसके लिए अलग से एक चर्चा रखूंगा। नहीं, मैं मीडिया को साधुवाद देता हूँ कि मीडिया ने अपने को काफी कुछ मतलब लाइन पे लाया है। तिवारी जी आज चर्चा मीडिया नहीं है, आज चर्चा पूर्वांचल है। जी, पूर्वांचल की बात जो आप कर रहे हैं, हाँ, पूर्वांचल अछूता नहीं है। पूर्वांचल भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। हाँ, और पूर्वांचल में बल्कि ज्यादा और भी ज्यादा राजनीति होती है। राजनीति बहुत सघन होती है और कदम कदम पे होती है। गांव गांव में राजनीति को समझने वाले लोग हैं, और पूर्वांचल बहुत टक्कर दे रहा है इस तरह से। तिवारी जी आप मुझे पूर्वांचल की ज्योग्राफी समझा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूर्वांचल का इस वक्त माहौल क्या दिखाई दे रहा है आपको? माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में। एक मिनट आप, एक मिनट तिवारी जी, मैं एक बात मानता हूं कि नेताओं की जो स्मेलिंग पावर होती है ना, वो बहुत तेज होती है। मैं मानते हैं उपाध्याय जी इस बात को, प्रमुख साहब जी, उनको सत्ता जो है ना वो 10 कदम दूर होती है तो महसूस हो जाती है कि हां सत्ता आने वाली है। स्मेलिंग पावर मानते हो ना तिवारी जी? आप सब लोग इस बात को मानते हो? नेताओं से ज्यादा स्मेलिंग पावर किसी की नहीं है। ये सच्चाई है। हाँ, मैं उसी सच्चाई पर आ रहा हूं। एक मिनट रुकिए जी। ये अगर सत्ता आपके पास आ रही थी तो ये नारद राय क्यों बागी हो गए? देखिए, सच्चाई ये है कि जो है मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, योगी जी की बयान देख लीजिए, योगी जी के। ये नारद राय के बारे में पूछ रहा हूं साहब मैं आपसे। स्पष्ट कर देता है कि तिवारी जी नारद राय क्यों छोड़ गए आपको? नहीं, वो सब चीजें हम पर्सनल कमेंट नहीं करते किसी पर। हम जो पर्सनल कमेंट अभी जब से आप शुरू हुए देश के प्रधानमंत्री पर करो, कह रहे पर्सनल कमेंट नहीं करता। नहीं, देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना, आप कह रहे हो आप चुनाव जीत रहे हो, चलती गाड़ी से क्यों कोई भैया रिस्क लेगा? आपकी गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है, क्यों छलांग मार दी नारद राय ने? देखिए उस विषय में हम नहीं बात करेंगे। हम जो कहना चाहते हैं, इस समय प्रधानमंत्री जी के बयान ये बता रहे हैं। नारद राय पे बात क्यों नहीं कर रहे साहब? मैं तो कह रहा हूं ना चुनाव जीत रहे हैं आप, जैसे कि आप कह रहे हो 80 की 80 सीटें जीत रहे हो आप, तो 80 सीटें जीतने वाले को कोई क्यों छोड़ेगा? हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना समस्या होती है अपनी अपनी। हाँ, तो समस्या पे हमको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं जाएंगे, चलिए ठीक है। भार्गव जी वो ये कह रहे हैं कि नारद राय छोड़ दो, अभी नारद राय अभी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। कोई नया लड़का छोड़ के जाता तो उस पर मैं चर्चा भी नहीं करता। वो आत्ममंथन तिवारी जी आपको करना चाहिए। खैर भार्गव भाई जी देखिए तिलक भाई, क्या है पूर्वांचल का? मैंने कहा कि असली परीक्षा तो आपकी है, इम्तिहान असली आपका है कि नहीं भार्गव जी? कहीं घोसी वाला मसला हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए तिलक भाई, देश की जनता विपक्ष के वादों से बखूबी जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है 2024 के चुनाव की।
हाँ। और उसके बाद आता है कांग्रेस के मुखिया दिल्ली वाले और उत्तर प्रदेश के मुखिया पूर्व वाले, ठीक है। दोनों की जोड़ी आज बड़ी अच्छी जोड़ी बता रहे हैं। पहले प्रथम चरण के चुनाव तक, दूसरे चरण के चुनाव तक कहीं कोई संभावना नहीं दिखा, ना दोनों एक हो पाए, सीट बंटवारे में नहीं आ पाए। पल्लवी पटेल चली जाती है, आरएलडी आ जाते हैं, संजय चौहान का क्या इन्होंने किया, केशव देव मौर्य महान दल वालों का क्या किया, मतलब अवस्था के साथ करके हट गए। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, केवल यही सही है बाकी सब गलत है। उत्तर प्रदेश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको ये मानते नहीं है वो सब गलत है, केवल यही सही है। अगर सही है तो आप 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब 24 आपके साथ में। एक एक करके नेता आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के किसी भी पार्टी को हो। अगर आप में इतना दम है तो नेता क्यों भाग के बाहर आ रहे हैं, उनको आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो। अगर आपकी ताकत इतनी अच्छी है तो ताकत दिखा करके उनको रोकने का काम नहीं क्यों कर रहे। न्याय यात्रा दिल्ली के शहजादे कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता राज्यों से टूट टूट कर आ रहे हैं। ये यही दर्शाता है कि राजनीति की अपरिपक्वता। जिस तरह श्री अखिलेश यादव जो उनके सगे चाचा शिवपाल जी साथ गए, जब उनको लेटर लिख के बाहर किया, उन्होंने अपने भतीजे क्या कहा, श्री अखिलेश यादव पुराने बयानों को मत उखेड़िए, फिर वो तिवारी भी आपके सुनाएंगे, फिर वो वाले आपके ज्यादा आपत्तिजनक है। मैं एक बात कह रहा हूँ भार्गव जी, पूर्वांचल में मैं आपकी बात कर रहा था, राजभर जी की प्रतिष्ठा की बात कर रहा था। नहीं, काहे की प्रतिष्ठा बताइए हमें, हम चुनाव लड़ रहे, हम से लड़ रहे। परिवारवाद के कोटे से आपने टिकट हासिल किया, एक मिनट, परिवारवाद के कोटे से आपने टिकट हासिल किया और आप कह रहे कि प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। आपकी तो प्रतिष्ठा पूरे दांव पे लगी हुई है। देखिए, अखिलेश यादव चुनाव लड़े, परिवारवाद नहीं है। डिम्पल यादव चुनाव लड़े, परिवारवाद नहीं है। और धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, परिवारवाद नहीं है। शिवपाल चाचा का बेटा चुनाव लड़े, परिवारवाद नहीं है। यहाँ परिवारवाद कहाँ है? यहाँ है कि ओपी राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, ये परिवारवाद कहलाता है। पायदान में बैठे हुए व्यक्तियों की चर्चा करता है। माननीय दयाराम भार्गव जी, ओपी राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इसे परिवारवाद कहते हैं। विपक्ष के लोग तरह तरह की आवाज करने का काम करते चिराग भाई, ये शर्म आनी चाहिए। अगर कोई पिछड़ों की बात करता है, सुनिए मेरी बात, विपक्ष के नेता आप नहीं मानते ना ये परिवारवाद है, स्वयं नेता बनना चाहते हैं। आपके नजर में ये परिवारवाद नहीं है ना, राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं तो ये परिवारवाद नहीं है। मैंने आपको कहा ना, आपको जो बताया उसमें बता दीजिए क्या है, मैं जवाब दे दूंगा। तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, परिवारवाद की परिभाषा क्या है? तिलक भाई मुझे बता, जो मैंने बताया, जो मैंने आपसे पूछा कि क्या इसे परिवारवाद की परिभाषा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आप बताइए उनको क्या कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं कि बेटे को टिकट दिला दिया, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? खुद स्वयं लड़ो, पत्नी लड़े, चाचा का बेटा लड़े, भतीजा लड़े, भतीजा के सगे संबंधी लड़े, इसको क्या कहते हैं? तो मतलब आप कह रहे हैं करते तो हम भी करेंगे। उसमें तिलक भाई आपको भी नहीं गर्व होना चाहिए। मुझे कोई गर्व नहीं है, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ भार्गव भाई, ये सवाल उन पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का है जो पीला गमछा डालते हुए खड़े हुए हैं आपके लिए। समाज से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, बिल्कुल लड़ सकता। अगर दयाराम भार्गव वहां पे चुनाव लड़ रहे होते तो ये सवाल नहीं खड़ा होता, ये सवाल नहीं खड़ा होता दयाराम भार्गव जी, अगर आप वहां पे चुनाव लड़ रहे होते। देखिए, मैंने आपको कहा ना जी, मैंने आपको कहा ना, क्या जो राजनीति में दल के साथ में और रोड मैप में, क्षेत्र में और जनता के बीच में रहता है, उसको चुनाव लड़ने का हक है। तो साहब मैंने आपसे सिर्फ यही कहा ना, तो फिर परिवारवाद की परिभाषा बदल दीजिए। नहीं, मैंने बोलिए कि राजभर जी अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे तो वो परिवारवाद नहीं कराएगा। लड़े, परिवारवाद नहीं है। डिम्पल यादव तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये परिवारवाद है तो घर में परिवारवाद क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। परिवारवाद नहीं है। ओके तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अरविंद राजभर जी एक खुली किताब है, पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें जानता है, पूरा देश उन्हें जानता है, सभी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब उनके विषय में क्या बोलूंगा, जनता स्वयं समझदार है, जनता समझती है उसे क्या करना है। ठीक है, सच्चाई है कि जो है ये 6 चरण का चुनाव हो चुका है, अब भाजपा की विदाई हो रही है, युवा आक्रोश में है, किसान आक्रोश में है, और पूर्वांचल की जनता आक्रोश में है। कुछ कह रहे हैं भार्गव जी, विदाई कर रही है। भार्गव जी कुछ दिखा रहे हैं, भार्गव जी क्या है? 4 चुनाव हार चुके हैं, काहे बात कर रहे हैं? अरे पिताजी की विरासत पाए भैया, 2012 में पिता ने सीएम बनाया,
14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, कैसे बात करें? क्या मुफ्ती मानोगे? मुफ्ती खोलिए, 5वां चुनाव है, मुफ्ती खोलिए। के प्रति हमारी सहानुभूति है कि भार्गव जी वैसे ही बुरा फंस गए हैं भाजपा में जा करके। भाजपा से पल्लवी पटेल नहीं फंसी, पल्लवी पटेल तो फंसी नहीं, केशव प्रसाद मौर्य फंसे ही नहीं, संजय चौहान फंसे ही नहीं, आरएलडी फंसी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी फंसी ही नहीं। केवल एक पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति अगर अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा करता है, उनको न्याय दिलाने की बात करता है, राजनीतिक भागीदारी की बात करती है, तो वहाँ चर्चा समाजवादी पार्टियों को बेबुनियाद होता है। भार्गव जी सामंतवादियों के कोर्ट में बैठ गए हैं। अरे सर, सबसे बड़ा सामंतवादी पार्टी तो आप लोग हैं, आपकी पार्टी है, इतिहास विधान को देख लो। तिवारी जी, एक मिनट, किसी राजभर को टिकट आराम से, एक मिनट साहब, एक मिनट, बहुत गर्मी है, वैसे ही पानी पियो आराम से, एक मिनट। तिवारी जी, तिवारी जी, जी तिलक भाई, आप हर चौराहे पर जाकर पीडीए की परिभाषा को बदल देते हो। जी जी, हर चौराहे पर। अभी जैसे यहां खड़े हो आप, तो अगले चौराहे पर गए कहा नहीं पीडीए की परिभाषा ये नहीं, पीडीए की परिभाषा ये है। वो कह रहे थे आप पिछले चौराहे पर तो कुछ और बता रहे थे, बोले नहीं आते आते बदल गई। ठीक। और पूर्वांचल में रुकिए ना एक मिनट, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप चारों यहाँ विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, प्रमुख साहब इसको करेक्ट कर देंगे। पूर्वांचल की सियासत होती है जातियों के आधार पर। जी बुराई लग रही होगी मेरी बात, और अगर ऐसा ना होता तो आपने जिनको आज कोस रहे हो, अखिलेश यादव जी की गाड़ी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठते थे बस में, और उनका नाम था ओपी राजभर जी। ये उनकी काबिलियत है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए, ये जो ओपी राजभर जी की जो परीक्षा है, वो ये कह रहे हैं कि जहां मैं जाता हूं चुनाव जितवा देता हूं, ये ताकत है उनकी, ये कह रहे हैं खुद। और अब इसका असर पूर्वांचल में दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये मत बोलिएगा कि जातियों की गोलबंदी नहीं चलती, और नहीं चलती तो आप पीडीए वाला फॉर्मूला हर चौराहे पर बदलते नहीं। तिलक भाई, अगर गंभीरता से आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सच्चाई सुनिए जी। सच्चाई ये है कि ओपी राजभर जी रास्ता भटक गए हैं। अच्छे इंसान हैं, अच्छे उम्र भर गए, लेकिन इस समय पटेल बदल गए हैं। आप बताइए, आरएलडी भटक गई, बसपा भटक गई, यही सारे बदल गए। केवल एक श्री अखिलेश यादव की रास्ता नहीं बदलता। जन आक्रोश है भाजपा के खिलाफ, भाजपा को सत्ता से अलग करना चाहती है जनता, और उसमें पिछड़े देवेंद्र प्रमुख साहब रहेंगे। अब देवेंद्र प्रमुख साहब, ये जातियों की गोलबंदी के इतर, एक मिनट, पूर्वांचल जातियों की गोलबंदी का, एक मिनट, एक गजट की सियासत है नहीं प्रमुख साहब, जहां पर आपको ओपी राजभर की भी जरूरत पड़ती है, अनुप्रिया पटेल की भी जरूरत पड़ती है, संजय निषाद की भी जरूरत पड़ती है, नहीं प्रमुख साहब? परिवारवाद की बात चल रही थी, ये तीनों परिवारवाद का एक उदाहरण है। ये तीनों एक परिवारवाद का उदाहरण है। नहीं, मैं वो वहीं पर आना चाहता हूँ। अच्छी बात, आपने क्वेश्चन अच्छा उठा रखा है, और अच्छी बात आनी भी चाहिए कि कल कर किसी भी पार्टी पर हो सकती है, किसी दल पर हो सकती है। भाई, परिवारवाद की बात जब करते हो तो उसकी जमी तो एक बार देखिए कि 70 वर्षों तक एक परिवार, एक पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, एक ही परिवार को देकर आज तक अपने राजकुमार को बचाने के लिए कितने युवाओं की तिलांजलि दी है, उन पर चर्चा हो जानी चाहिए ना। पता ना कांग्रेस का क्या हाल है, कितने लोग जो है, ज्योतिराव सिंधिया या जितने और है, जितिन प्रसाद, या आज बीजेपी के खेमे में और कितने नाम बताऊं, या सचिन पायलट की जो हालत है, किसे बचाने के लिए है भाई? वो एक राजकुमार को, और ऐसे राजकुमार को जो चौकीदार के लायक नहीं है। सच्चाई ये है, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सपा के मित्र बता रहे हैं ना, ये डीएनए की बात करिए, आप परिवार की बात मत करिए। डीएनए जो है राजनीति में उतरेगा तो माननीय मुलायम सिंह का उतरेगा। अरे कितने घर के सांसद, कितने परिवार के सांसद आपकी पार्टी, भाई आप मुखिया, भारतीय जनता पार्टी का दल का कोई नेता जिसमें 400 प्लस की बात हो रही है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, एक बार टोटल उसका निकाल कर देखेंगे कितने % परिवारवाद है, और वो भी किस नेता का कहां बेटा किस तरह से नष्ट हुआ है राजनीति में। क्या इसमें और माननीय मुलायम सिंह में और माननीय सोनिया जी में ये अंतर नहीं निकालोगे? परिवारवाद की असली परिभाषा क्या है? चर्चा उस पर होनी चाहिए कि परिवार, और ये पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए निकलकर कहां से आया, किस जात में धर्म की बात है, क्यों लेकर आया, कौन निकल कर लेकर आया?
भैया हिंदुस्तान MOI ये समीकरण ये कहां से निकल कर आए? ये दलित लेकर आए हैं। हमें तो इसे खत्म तिवारी जी, करने जवाब का दीजिए है। जल्दी एक से। संविधान, एक देश की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, और चौथी पंक्ति में खड़े हुए अंत्योदय के गरीब व्यक्ति की बात करते हैं। हम वो है तिलक सर, हमें परिवारवाद या इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम जहां देश के मुद्दे हैं वहां पर चर्चा करते हैं। नहीं ठीक है, परिवारवाद पे वो मैं भार्गव जी से जवाब क्योंकि आप रहे चर्चा को। तिवारी जी जल्दी से जवाब दीजिए। भूमिका में कितने हमने जो है महंगाई पर चर्चा की है, GDP पर चर्चा की है, देश की विकास दर पर चर्चा की है। क्यों नहीं करते थे? इस वक्त का क्या काम होता है? अरे आप आइए, पेट्रोल पर जिक्र करिए, आप सब्जी पर, तेल पर, आपके यहाँ सरकार प्याज पर गिर जाती थी। भाई आपके पास कुछ मुद्दा था नहीं। राजभर जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, दंगे की चोट पर कहा था, निगम के चुनाव की बात है कि अखिलेश यादव जी को AC छोड़कर मैदान में आ जाना चाहिए, मेरी सलाह है। और एक सच्चे साथी का यही काम होता है कि अपने मित्र को आईना दिखाए, चाहे वो पार्टी की हो सकती है। कई बार हमसे कठिन सवाल हुए तिलक सर, हमसे कठिन सवाल हुए, हम इस बात पर नाराज नहीं। साहब एक मिनट करते थे, हमने तिवारी जी प्लीज फिर उपाध्याय जी आपको दिया जाए। बोले तिवारी जी। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री की बड़ी नीति क्यों बोल नहीं रहे हैं? मैंने तो उपाध्याय जी को सलाह दी थी, मैंने कहा कि मत बोलिए, वो अगर बोलना शुरू होंगे तो फिर ना प्रमुख साहब रुकेंगे ना भार्गव जी, आपके सहयोगी मान ही रहे थे। देख लिया ना आपने, ना भार्गव जी चुप हो रहे थे ना प्रमुख साहब। जी तिलक भाई, मैंने तो सलाह दी थी उपाध्याय जी को, लेकिन समझे नहीं। खैर आप अपनी बात रखिए जल्दी से। जी तिलक भाई, सच्चाई ये है कि देश की जनता परिवारवाद को अच्छी तरह समझती है। भाजपा में कितना परिवारवाद है, किस पार्टी में कितना परिवारवाद है, कांग्रेस में कितना परिवारवाद है, ये मुद्दा है ही नहीं। इस चुनाव में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। और ये लोग बहुत चिल्लाए, भाजपा के लोग चिल्ला के इनकी गले पड़ गए, लेकिन किसी भी जनता ने इसे मुद्दा नहीं माना। ये मुद्दा है ही नहीं। परिवारवाद मुद्दा लेकर आए के बाद बताइए परिवार कितनी विकास भाजपा में जब सुशासन की बात करते कि 2012 का 17 का शासन उठाकर देखिए, आपको तिवारी जी याद आएगा आपके मंत्री फोन घुमाते थे और फिर कानून उपाध्याय जी के पास आप उपाध्याय जी रहेंगे। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट शांत हो जाइए साहब, एक मिनट रुकिए। उपाध्याय जी के पास जाऊंगा, एक मिनट सवाल आया भार्गव जी के लिए, लेकिन पहले उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। उपाध्याय जी एक मिनट, अभी उपाध्याय जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, अभी उपाध्याय जी का, फिर भार्गव जी के पास जाएंगे। बड़ा दिलचस्प सवाल आया लाइव में, लेकिन उपाध्याय जी देखिए, जहां जीतने की उम्मीद होती है वहां ताकत ज्यादा लगाई जाती है, ऐसे राजनीति में कहा जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पता होता है कि भाई नतीजा क्या होने वाला है, तो कहते हैं कि भाई यहां पेट्रोल पर खर्चा मत करो, जहां जीतने की उम्मीद है वहां गाड़ी घुमाओ और कार्यकर्ताओं को जिंदाबाद के नारे लगाओ। ये वाराणसी में इतना जोर क्यों लगा रहे हो उपाध्याय जी? देखिए तिलक जी, हमने पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर लगाया है। हाँ। और ये अंतिम चरण है। वाराणसी जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसको क्यूटो बनाने का वादा किया था। आज वाराणसी में देखिए, कल या परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जो यहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक इंटरव्यू दे रहे थे गंगा माँ में जो है, तो उस पर गंगा के बारे में जो सफाई की बात कह रहे थे, उसमें गौ माता बह रही थी, घाटों पर मिट्टियों की ढेर लगी हुई थी। तो यहाँ के लोगों को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम गंगा माँ ने हमको बुलाया है, तो यहाँ के लोग अपने को खजा महसूस कर रहे हैं। जैसा कि प्रमुख जी ने कहा कि राहुल जी के लिए बदमाशी बता रहे थे, यहाँ के जनता बता रही है कि हमने कैसे लोगों को सांसद बनाया। जो
बनारस में कहते तो मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ, लेकिन पूरा गुजरात परिवार, चाहे नेता हो, चाहे कंपनी में नौकरी की बात हो, उपाध्याय जी, ये अंतिम रात है, अंतिम दाव है, अंतिम प्रयास है। प्रमुख सुन लीजिए, आपके परिवार का मैं धोखा दे दिया गया है। यहाँ से हमारे किसान भाइयों को एक मिनट पर नीचे सवाल ले लीजिए, उपाध्याय जी सवाल लीजिए, फिर मैं भार्गव जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट पर लोग साहब का ऑडियो नीचे रहेगा। उपाध्याय जी, मैंने आपसे पूछा था, एक मिनट, जैसे कि अभी प्रमुख साहब बता रहे थे, भाई अजय राय को चुनावी रण में उतार के आपने एक किस्म से वॉकओवर टाइप का दे दिया, बोले ऐसे मजा नहीं आता चुनाव का। अगर आपको इतनी उम्मीद थी तो रण में किसी धुरंधर को उतारते। देखिए, अजय राय जी जैसा मजबूत कैंडिडेट बनारस में कोई नहीं था जो प्रधानमंत्री को हरा सकता, और वो हरा कर दिखाएंगे। आप बताइए तिलक जी, 2014 में से 2019 में जिस व्यक्ति का दोगुना वोट हो गया हो प्रतिशत, और 2024 में देखिएगा अजय राय जी इतिहास रखेंगे और प्रधानमंत्री जी हारने जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष का पावर आप जानते हैं, जो सबसे लोकप्रिय होता है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से हमारे कांग्रेस पार्टी में नई जान आ गई है। आप भार्गव जी रहेंगे, आपने कहा जो सबसे लोकप्रिय होता है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। एक छोटा सा सवाल, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। प्रमुख साहब सुन लीजिए, प्रमुख साहब बड़ा दिलचस्प सवाल है, 1 मिनट रुकिए, फिर मैं भार्गव जी के पास जा रहा हूं। ये लल्लू जी के क्या हाल है? ऐसा है, लल्लू जी भी बहुत सक्रिय थे हमारे नेता। अब वो मैंने पूछा आपसे क्या हाल है उनके? अरे भाई, लल्लू जी है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। और मैंने आपसे पूछा, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय लल्लू जी, जिनके नाम पर मेरे को लगता है कि एक रिकॉर्ड दर्ज होगा, सबसे ज्यादा जेल में है वो, इस टाइप का, मतलब क्रांतिकारी टाइप के, सबसे लोकप्रिय। मैं मानता हूं कांग्रेस को जिंदा करने में बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आजकल हैं कहां? देखिए, आप चुनाव हार गए न जाइए तिलक जी, हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष मेहनती रहे हैं और काम करते रहे। ठीक, ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया उपाध्याय जी आपके। अब भार्गव जी रहेंगे, भार्गव जी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की बात उठाए तो मैं उनकी बात कह रहा हूँ। और 2 मिनट तिलक जी, आप जिस परिवार, एक मिनट, आप परिवारवाद की जो बात कह रहे थे, उस परिवार के 3 प्रधानमंत्री हुए और देश की एकता और अखंडता के लिए 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। इनके परिवारवाद की बात करिए। क्या चाह रहे हो? जो अमित शाह जी क्रिकेट बोर्ड में जो सचिव है वो परिवारवाद नहीं है। आप बताइए, गांधी जी परिवारवाद को उदाहरण नहीं है, पंकज जी परिवारवाद को उदाहरण नहीं है। अभी भार्गव जी रहेंगे, प्रमुख साहब का ऑडियो नीचे रहेगा, प्रमुख साहब और उपाध्याय जी का ऑडियो नीचे। और अभी उपाध्याय जी क्यों आप 4 तारीख के लिए ऊर्जा बचा के रखिए, अभी रुकिए 1 मिनट। प्रमुख साहब 1 मिनट, अभी ऑडियो नीचे है सर, 1 मिनट, गुस्सा मत होइए, 1 मिनट, प्रमुख साहब का ऑडियो उठाइए। जब तक आपकी सरकार रही प्रमुख साहब आप गुस्सा शांत करिए, गुस्सा शांत करिए, अभी गुस्सा शांत करिए, 1 मिनट। अब भार्गव जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ भार्गव जी का ऑडियो रहेगा। भार्गव जी, इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है जी। एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। हम वो बड़े वो वाले पत्रकार तो है नहीं साहब, छोटे छोटे सवाल करते हैं जी। ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? 1 सीट पर 70 घोषित लोकसभा में 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो आपकी जीत तय है? जी। पक्का? पक्का 100%। चलिए, अगर आप जीत भी गए, क्या हासिल? क्या बात? नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, आप कह रहे हो जीत गए, तो अगर अब इस समय
सीपीआईएम कहेगा कि हम 500 सीटें लेकर आ रहे हैं तो तब भी मैं मान लूंगा, ओवैसी कहेंगे कि 400 लेकर आ रहे हैं मैं तब भी मान लूंगा। ठीक, आप लोगों को दावा करना चाहिए। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं भार्गव जी, आप बीजेपी से क्या दिलाएंगे घोसी की जनता को? विकास नहीं, विकास वो तो ठीक है, नारों में अच्छा लगता है, क्या करेंगे, क्या क्या दिला पाएंगे आप बताइए ना। एक सीट तो आपको एक ही तो मिलेगी, क्या दिलाएंगे बताइए। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। हाँ, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर अपने विवेक और बुद्धि के बल पर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाज के लिए पैसा आता है, सबसे ज्यादा पैसा दिलाने का काम गरीबों को स्वास्थ्य इलाज के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने किया है। 19 करोड़ रुपए की बात मैं कहूँ। नहीं देखिए भार्गव जी करोगे क्या ये बताओ, क्या प्रमुख साहब सुन रहे मतलब क्या करवा पाओगे आप? हाँ। मेरी बात सुन लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो घोसी में आज तक काम नहीं हुआ वो विकास की दरी आगे बढ़ने का काम। इसी घोसी ने आपको चुनाव हराया। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या करना चाहोगे, अब ये बताओ ना, क्या मतलब क्या क्या कर लोगे आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्या कर लोगे? आप उत्तर प्रदेश के नेता हैं, आप क्यों एक लोकसभा तक सीमित हैं? क्या करोगे आप बताओ? आप बताइए। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमें एक सीट मिला चुनाव चिन्ह पे। हाँ, 70 घोसी लोकसभा से चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर लड़ रहे हैं और 100% जीत रहे हैं। हाँ। विपक्ष कितना भी चिल्लाए, हमें मैंने आपसे पूछा कि क्या करोगे, आप क्या करवा सकते हो? आप देश के नेता हैं, आप बड़े नेता हैं, आप सीधा डायरेक्ट आला कमान से संपर्क में हैं, तो आप क्या करवा सकते हो ये मैं पूछ रहा हूँ। विकास की जो योजना है उसको लाने का भार्गव जी ऐसी बातें नहीं, ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सीधा सीधा बोलिए क्या करवाओगे आप? कराना क्या चाह रहे बताइए तिलक भाई। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ क्या हो सकता है जी। आप हर मंच पे कहते हो कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, करवा दोगे? बिल्कुल, मैं तो जातिवार जनगणना के पक्ष में हूँ, हमारी पार्टी पक्ष में। नहीं करवा सकते हो आप? बिल्कुल, हमें मेजोरिटी में हम जरूर कराएंगे। करवाओगे आप? बिल्कुल, एक सीट पे तो चुनाव लड़ रहे हो, मेजोरिटी का भाई सुन लीजिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का विजन है। हाँ, जब तक अंतिम व्यक्ति को पायदान पे न्याय नहीं मिल जाएगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर जातिगत जनगणना करवाने के लिए मना कर दे बीजेपी, फिर हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता है। हाँ, हमारे जो विजन है वो जनता में हम बात नहीं करोगे क्या ये बताओ? बीजेपी ने मना कर दिया, फिर क्या करोगे? शीर्ष नेतृत्व जो बात हुई है, जो आश्वासन मिला है, हमें पूर्णतः विश्वास है। आपने देश के प्रधानमंत्री के बयान नहीं सुने हैं, इसका मतलब आपने देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं सुना। वो कह रहे हैं हम जातियों की सियासत नहीं करते हैं। नहीं, जातियों सुन लीजिए, जातियों की सियासत का मतलब आप समझ लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके लिए 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान। नहीं, बिल्कुल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ये चाहती है पिछड़ी जात के जितने नुमाइंदगी जिनको सरकार जातिगत जनगणना की भागीदारी। मैं आपके सामने प्रमुख साहब ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, यही हमारी मांग है, पहली और आखिरी। और देश के प्रधानमंत्री मना कर चुके हैं इस बात को लेकर। लोकतंत्र में सबका अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आप इसके पक्षधर हैं? जातियों आपके सामने जातियों की सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं जातिगत जनगणना। जाति पर कोई कमेंट करना चाहता, और मेरा मकसद यह है क्यों कि आज देश के आपके नेता जाति जाति चल रहा है, तब आप कह रहे मैं कमेंट नहीं करूंगा। आज पूरी दुनिया के हालात देखिए, आज जो है जाति और धर्म से उठकर जो 4 बात आपने की है, जो माननीय प्रधानमंत्री आपके सामने भार्गव जी ने कहा जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे, आप बताइए उनको। भार्गव जी का काम है वो, भाई वो अपनी जगह ठीक है, उन्हें जो तो ये जातियों की सियासत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो देखिए वो अपनी जनता के लिए जो अच्छा समझते हैं, और मैं राजभर जी का हमेशा सम्मान करता हूं, बहुत मजबूत और जमीनी नेता है और सम्मान रहेगा भी। नहीं, आपकी बात सही है प्रमुख साहब, मैंने पूछा ये जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। मैंने कह दिया कड़े शब्दों में, मैंने अभी उपाध्याय जी का ऑडियो नीचे रहेगा कि राजभर जी जो है अपनी बात रखते हैं मजबूती से। हाँ, सरकार का पक्ष हो या कहीं दूसरे आपके सामने वो बोले जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमारी एक ही मांग है। देखिए उनका मैंने कह दिया विशेषाधिकार है, मेरी पार्टी का। तो ये जातियों की सियासत कर रहे हैं कि नहीं? एक प्रवक्ता से नहीं होगा भाई, ये पार्टी का संगठन का काम है, बैठकर ये बात कर लेंगे। आप इसकी पैरवी करते हैं जातिगत जनगणना की? देखिए 4 जून तक अब जातीय धर्म को अलग उठाइए, फिर देखते हैं। आप जश्न मनाने की तैयारी करो, 400 पार की बात है, हम वो
जीत रहे हैं। प्रमुख साहब, मैंने आपसे पूछा आप जातिगत जनगणना के पक्ष में है कि नहीं, आप सवाल क्यों घुमा रहे हो? आज जाति और धर्म से ऊपर उठिए तिलक सर। मैं तो नहीं उठ रहा, वो देखिए ना आपके सामने बोल रहे भार्गव जी, भार्गव जी वो कह रहे जाति धर्म से ऊपर उठो, छोड़ो ये सब बातें। मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं तो सबसे कह रहा हूँ, मैं तो उपाध्याय सर से कह रहा हूँ, तिवारी जी से कह रहा हूँ, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ। वो भार्गव जी कुछ समझ में आया? वो कह रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठो। अब देखिए तिलक भाई, ऐसा मत बोलो दुकान बंद हो जाएगी। सुनिए तिलक भाई, हाँ सुन लीजिए, रोहड़ी आयोग का कमीशन अपना रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपने का काम किया। पिछड़ी जाति के जो 27 आरक्षण है, पिछड़ा 68 सर्वाधिक पिछड़ा, उस पर काम चल रहा है। हम उत्तर प्रदेश में चाह रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा पूरे राज्यों में देने का काम चालू हो रहा है। 2024 में सरकार बन रही है, उसके बाद आपको ये पटल पे दिखाई देगा। दूसरी बात, आज कांग्रेस किस बात से जातिवाद जनगणना की बात कर रही है? ऐसा मत बोलो प्रमुख साहब, पानी पी रहे हैं देखिए। कर रही है। अरे हम तो सीधा ठोक के कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी क्यों नहीं कराया? एक मिनट, भार्गव जी नहीं समझ रहे। प्रमुख साहब जो समझाना चाह रहे हैं वो ऐसी बात मत बोलो कि वो पानी पीना पड़ जाए। प्रमुख साहब विपक्ष के लोगों का है, कांग्रेस का है, सपा का है, ये लोग नहीं चाहते। आप देखिए, मानिए ना मानिए, समाजवादी पार्टी अपने आप को पिछड़ा मानती है, बाकी और किसी समाज को सम्मान देने की बात नहीं। भार्गव जी एक मिनट, उपाध्याय जी और तिवारी जी के पास जाऊंगा मैं। तिवारी जी आप मानिए ना मानिए, एक मिनट, भार्गव जी का ऑडियो भी नीचे। भार्गव सुन लीजिए, मैं खुद खुलेआम ये बात बोल रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको सुन के, और सबको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मैं तो एक बात मानता हूं, ओपी राजभर जी जो है वो ऐसे नेता है, भले ही वो एक सीट पर चुनाव लड़े, जितनी कवरेज अखिलेश यादव को मिलती है उतनी ओपी राजभर जी भी लेते हैं। और आप मुझसे लिखवा लीजिए, आप लोगों को सब बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी, हम जितनी जातियां एक सांस में ओपी राजभर जी गिनवा सकते हैं, कोई माइक का लाल दूसरा नहीं है जो गिनवा दे एक सांस में। और कायदा अगर ब्रेक दोगे तो उसके बाद भी कंटिन्यू जारी रहेंगे। आप लोग गूगल सर्च करते रह जाओगे, राजभर जी एक सांस में 70 जातियां गिनवा देंगे आप लोगों को। गलत तो नहीं कह रहा ना भार्गव जी? ये जमीनी नेता की पहचान होती है, आप लोग गूगल करते रह जाओगे। आपसे पीडीए कहोगे, वो असली पीडीए वाली कहानी जो है घोसी में पढ़ा देंगे सबको। तिवारी जी समझ रहे हो ना मेरी बात? आप मुस्कुराओ मत, यही है राजभर। गलत तो नहीं कह रहा ना भार्गव भाई? देखिए यही पहचान है ना राजभर जी की भी एक। तिलक भाई, जब एक कछार जाती है, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में उसका वोट है, कछार जाती है। हाँ। जो हमारे देश में, माफ करिएगा, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, एसटी में चमार जाती है। चमार के यहाँ ये लोग पानी नहीं पीते, उस दिन कछार जाती है। ये यहाँ जाती इतने सुन लीजिए, सुनिए भाई, यहाँ नहीं, अगर सुन तो लीजिए ना नहीं सुनूंगा मैं ये सब नहीं। और ये जातियों वाली बात मत करो, प्रमुख साहब को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं हम जातियों की सियासत नहीं करते। सुन रहे हो ना प्रमुख साहब, ये आपके सहयोगी हैं। आपको कहा ना, ये आपके सहयोगी हैं जो यहाँ पर जातियां गिनवा रहे हैं। सुरक्षा अब तिवारी जी का ऑडियो रहेगा, फिर फाइनल कमेंट उपाध्याय जी से। तिवारी जी, असली इम्तिहान पीडीए का भी है जी, और उसके हेडमास्टर हैं ओपी राजभर जी। अब जी जी देखिए, भार्गव जी से हो चाहे ओपी राजभर जी से हो, हमें बहुत सहानुभूति है, क्योंकि ये जो है गलत जगह पे फंस गया और इनकी पूरी राजनीति खराब हो गई, पूरा इनका लेगेसी खराब हो गया। सारे के सारे लोग आज इंडिया गठबंधन में है, जनता इंडिया गठबंधन में है, ये बेचारे फंसे हुए हैं, भाजपा के साथ फंसे हुए हैं। भाजपा को जब जाना हुआ, भाजपा की जब विदाई होनी हुई, तब ये गलती चले गए, दांव उल्टा पड़ गया इनका। तभी नारा राय भी चले गए। सच्चाई ये है, वो कोई भी चला जाएगा, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। सच्चाई ये है कि इस समय पूरी तरह से फुल फॉर्म में इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उपाध्याय जी फिर फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूँ। अब उपाध्याय जी का ऑडियो रहेगा। भरकम वोटों जीत रही है उपाध्याय जी, और 80 में 79 सीट हम जीत चुके हैं लगभग, और एक सीट पे लड़ाई है क्योटो में। अच्छा, एक सीट छोड़ दी आपने? एक सीट पे लड़ाई है। अच्छा चलिए, भगवान भला करे। ठीक, उपाध्याय जी, आप 80 में से तो 79 तो जीत चुके, एक सीट पर लड़ाई बची है। इतना पसीना बहा रहे हो आप लोग, कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं एक बात समझना चाह रहा था। खैर वो बात उनसे याद आई, पिछली बार अखिलेश जी ने बोला था 400 सीटें हम जीत चुके हैं, 3 सीटें बाकी जो है बीजेपी को, वो कहानी कुछ और बैठ गई। लेकिन उपाध्याय जी एक बात बताइए,
ये 1 तारीख को आप लोगों ने आपात बैठक बुलाई है, केजरीवाल जी जेल में वापस जा रहे हैं तो उससे पहले एक बैठक आप लोगों ने बुलाई, तो इसमें कुछ फाइनल होगा या फिर ऐसे ही टी कॉफी के लिए? देखिए तिलक जी, वो हमारे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व, सभी घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व, उनका निर्णय है। ये हम अपना चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मतलब टी कॉफी के लिए ही है? मुझे लगा शायद नेता वेता चुन लोगे आप, कोई कह रहा था, मैंने कहा नहीं इतना आसान नहीं है। नहीं, अभी नेता तो भैया 4 जून को रिजल्ट के बाद हम लोग चुनेंगे, पहले तो हाँ तो पहले वही तो मैं कहूँ भैया, लोकतंत्र वही तो मैं कहूँ, अभी रिश्ता पक्का हुआ नहीं, बारात कौन निकाल रहा है? बिल्कुल सही भैया तिलक जी, लोकतंत्र का, संविधान का यही है हवाला। अच्छा प्रमुख साहब का परिणाम नहीं आएगा तब तक आप कैसे ये मान लेंगे? नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल हमारे पास साहब, अभी तो आप मुझे बता रहे थे कि 300 सीटें जीत गए हम, तो मुझे लगा शायद सच्ची में जीत रहे हो तो इसी वजह से बैठक बुला रहे हो। है लेकिन जब तक चुनाव का परिणाम आ जाए, हाँ हम उसको मतलब कैसे वो कह देंगे, वो तो हमारे अनुमान पूरा हो पक्का है। हाँ बिल्कुल कह रहे जी, बिल्कुल आपकी तरह मैं मानता हूं कि ऐसे प्रैक्टिकल नेता होने चाहिए, जब होगा तभी तय करेंगे, तब थोड़ी ना। खैर प्रमुख साहब एक बात, अब ऑडियो नीचे, 1 मिनट, एक प्रमुख साहब, बाकी सब तो ठीक है, वो जो आपका पहले मटन मच्छी मुस्लिम और मुस्लिम आरक्षण है और बहुत कुछ जो आया, सब कुछ अब मुजरा तक आ गया बीच में, अब लव जिहाद के बाद लव जिहाद आ गया है। वो कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री की लव जिहाद शब्द पहली बार झारखंड में आया, ये लव जिहाद भी आ गया, अब तक मिस था, वो सुना आपने प्रमुख साहब? लव जिहाद ये डिबेट क्लियर हो गई, मुझे इस बात हंसी भी आ रही है थोड़ा सा। नहीं हंसने की बात नहीं है, मुद्दे पर तो चुनाव हुआ ही नहीं, तो आपको मुस्कुराहट आ रही है, हंस रहे हैं आप। किसी ने बेरोजगारी की बात नहीं, किसी ने शिक्षा की बात नहीं की, किसी ने महंगाई की बात नहीं की, और यहां लव जिहाद की बात हो रही है। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले कुछ पर्सनल जो कमेंट आपकी उस पर डिबेट कर रहा हूं, क्षमा चाहते हूं कि मुझे भी पता नहीं मेरी कितनी डिबेट होगी, हजारों से जब बड़ा संख्या तो कितनी होगी, लेकिन आप जैसा एंकर तो दूसरा मिला नहीं। चैनल बड़े मिले, छोटे मिले, बीच के मिले, हर स्तर के मिले, लेकिन एंकर दूसरा पता नहीं क्यों नहीं बना। अब ये तरीका आपका जो है, आपने एक मिशन बना रखा है कि आपसे कोई बचना नहीं है, जब कुछ नहीं बचेगा लास्ट में, तो मेरे लिए तो नियम बना ही रखा है आपने कि मुझे तो घेरना ही घेरना है। प्रमुख साहब, और मैं आपको क्यों घेरूंगा? अगर आप सत्ता में है तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, बस मेरा लड़के निकलते। आपका नजरिया अलग है प्रमुख साहब, मेरा नजरिया ये है कि अगर आप सत्ता में है तो मेरा फर्ज ये बनता है, पत्रकारिता का धर्म मेरा ये कहता है कि मैं आपसे सवाल करूं। बताइए मैं गलत हूं या सही हूं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो तिलक सर, इसलिए मैंने बात कही है। तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए कि नहीं? आपने वादा किया था कि जब आप सत्ता में आएंगे तो शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, लेकिन क्या शिक्षा का बजट बढ़ा? इस पर चर्चा हुई देश में? नहीं हुई। तिलक सर, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा क्योंकि अब समय भी पूरा हो गया। नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा समय दे सकता हूं अगर आप चाहें, बस मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए, एक्स्ट्रा मत दीजिए। अब चुनाव में हमारी भी थकान है और हमारा भी लगभग जो काम पूरा हो लिया है, हम भी थोड़ा आराम चाहते हैं, 4 जून की तैयारी करेंगे तो समय से ही पूरा होना दीजिए। लेकिन मेरा आपसे वादा है, सवाल का जवाब मत दीजिए बेशक, लेकिन मेरा वादा यह है कि ऐसी सवाल बरकरार रहेंगे, आप सत्ता में रहेंगे तो आपसे, और तिवारी जी या उपाध्याय जी आएंगे तो उनसे, सत्ता में जो होगा सवाल उसी से पूछूंगा। नहीं, ये बिल्कुल आपका ठीक है, इसमें कोई सवाल का जवाब ना दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सवाल जरूर पूछूंगा। नहीं, सवाल पूछना भी है, और मैंने उसी लिए कहा, ठीक, मैंने कहा कि आपसे बच पड़ा इसलिए कि पूरी डिबेट खत्म होगी, लेकिन तिलक सर तुम्हारे सवाल कहाँ से आते हैं, कहाँ से स्टडी करते हो, कहाँ से तैयारी करते हो? क्या पूरी रात आपको यही मंथन करना है कि कौन सा प्रवक्ता तुमसे बचेगा? देखिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, हो सके मेरी जगह कोई और होता, उसके साथ भी यही हाल होता कि आपने उसे जाने ही नहीं देना। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था प्रमुख साहब, मैंने फिर कहा सवाल पूछता रहूं। जवाब दे रहा हूं आपको।
ठीक। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कोई जवाब दिया है तिलक, जो भी बात आई, मैं पूरे आपको निचोड़ बता रहा हूँ, निष्कर्ष 4 के क्वेश्चन का निष्कर्ष 4 लाइन में होता है और कहीं कहीं 2 में होता है। सिर्फ जवाब दिया है जो क्वेश्चन उन पर दागे गए। सर मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि देश में मुद्दों के आधार पर चुनाव हो, ताकि जनता चयन कर पाए कौन सही कौन गलत। और तिवारी जी, उपाध्याय जी, अगर आप कह रहे हो कि जनता के दिलों में हम उतर चुके हैं, तो 4 तारीख तक का इंतजार करिए, ठीक। और अगर एक बार फिर से प्रमुख साहब हंसते मुस्कुराते हुए शहर शहर लड्डू बांट रहे होंगे, तो फिर इस बात को आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता के दिलों पर आज भी मोदी राज कर रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखिए फिर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, आपका भी, प्रमुख साहब आपका भी, भार्गव जी आपका भी, और तिवारी जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी लड़ाई बाकी है, आखिरी ओवर चल रहा है, अब देखते हैं आखिरी ओवर में कौन कितने रन मारता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।